क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा जी फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास फार्मूला वो है I इज इक्वल टू टी आर, और उसने टी की जगह ना एन लिख दिया। ये जो आर होता है ना, ये परसेंटेज फॉर्म में होता है। आर जो हमेशा किस फॉर्म में होता है, और परसेंटेज को हम क्या लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय। तो ये बेसिकली वही फार्मूला है पी आर टी। परसेंटेज को अगर आर ओवर 100 करेंगे तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हो सकता है आपको उन्होंने परेशान किया हो। लिखा हुआ है अ बैंक चार्ज मार्कअप 0.39 पर डे। एक दिन का उसने हमें मार्कअप बता दिया। मार्कअप मतलब इंटरेस्ट बता दिया। मार्कअप मतलब इंटरेस्ट बता दिया। कितने रुपीस के ऊपर, 1000 के ऊपर। कहते हैं एज अ परसेंटेज, कहते हैं अगर जो दिन है वो 365 है और हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ मार्कअप। अब आप देखिए आपको उसने ये क्या 0.39 क्या चीज गिवन है, मार्कअप। मार्कअप मतलब इंटरेस्ट। फार्मूला होता है I इज इक्वल टू पी आर और टी। मार्कअप कितना है, 0. कितने पैसों का, रेट हमने फाइंड करना है। टाइम कितना है, एक दिन, लेकिन हमने तो पर एनम में लेना होता है, तो इसको 1/365 क्या करेंगे, 1000 को उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, 365 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई। मार्कअप इंटरेस्ट को कहते हैं। मार्कअप रिटर्न इंटरेस्ट एक ही बात है। तो हमारे पास उसने कहा है कि एक दिन का मार्कअप है 0.39, 1000 रुपए के ऊपर। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो हमने क्या किया, उसने हमें रेट पूछा है, मतलब आर, हमें दिया क्या है पी 1000, टाइम उसने दिया है एक दिन, हमने एक दिन को कन्वर्ट कर लिया सालों में। आई उसने गिवन किया है 0. और क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताएं, रेट ऑफ मार्कअप या रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही बात है। तो I इज इक्वल टू PRT 0.39 मल्टी इज इक्वल टू P हमारे पास है 1000, रेट हमारे पास है और टाइम हमारे पास है 1/365, 14.24, 14. R इज इक्वल टू 14.24। ठीक होगी बात। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 हो गया, 6, 7 देख ले। उसने कहा है कि जनाब द सम टू अर्न मंथली इंटरेस्ट, ये कितना टाइम का इंटरेस्ट गिवन है, एक महीने का। कहते हैं द सम रिक्वायर्ड, कहते हैं कितने पैसे चाहिए एक महीने के लिए इंटरेस्ट अगर कमाना हो तो कितना कमाना है। तो आपने I इज इक्वल टू PRT, कितना इंटरेस्ट कमाना है। कहता है कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे, तो मतलब P, रेट कितना है 18%, और टाइम कितना है, एक साल नहीं एक महीना, एक महीने का इंटरेस्ट है। तो एक महीने को हम क्या लिखते हैं, 1/12। बैक सॉल्व भी हो सकता है, लेकिन ये बैक सॉल्व से जल्दी ये यहां पे हो जाएगा। उसने कहा है कि एक महीने का इंटरेस्ट 1200 है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए 18% के हिसाब से कि एक महीने का इंटरेस्ट हमें 1200 मिल जाए। ये सम टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट की बात नहीं, ये सम अमाउंट को भी कहते हैं। कहते हैं कितनी अमाउंट चाहिए, 1200 इंटरेस्ट कमाने के लिए, एक महीने के लिए टाइम है। तो हमारे पास इसको आंसर आ जाएगा 80,000। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5.8।
5.9 5.9। अच्छा, कुछ लोग तो आके वो करके आते हैं और वो करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो करके नहीं आते ना और वो कहते हैं ना ये भी करवा दे, ये भी, ये गलत बात होगी, क्योंकि पहले सवाल करेंगे फिर उसके बाद 5.9 में लिखा हुआ है अमाउंट 20,000 ड्यू इन 3 मंथ। ड्यू अमाउंट हमेशा उस टाइम की अमाउंट होती है। जैसे ये जो 20,000 है ये इस टाइम की अमाउंट है, तीसरे महीने पे। कहता है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो खुद कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो। जो अमाउंट ड्यू होती है वो हमेशा फ्यूचर वैल्यू होती है। ड्यू अमाउंट हमेशा फ्यूचर वैल्यू होती है। प्रेजेंट वैल्यू उसने हमसे पूछ ली, तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? A/1 प्लस ए गिवन है 20,000, 1 प्लस रेट कितना है 0.08 और टाइम कितना है 3 है। बस ये इस बात का ख्याल रखना है, टाइम हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। अगर कभी मंथ गिवन हो तो उसको 12 पे डिवाइड कर दो, ईयर्स में आ जाएगा। ठीक होगी बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये तो सिंपल, इसकी दोनों की पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वहां से आर फाइंड हो जाएगा। आर पुट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आर की वैल्यू पी में पुट कर दो ज्ञान। वो 0 पॉइंट लिखा आगे लगा होगा, पहले नहीं था 0 पॉइंट लगा होगा इंटरेस्ट। ये तो अजय अगर रेट ये आ रहा है, अच्छा चले ये देखिए, अगर ये रेट आ रहा है तो 6200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.3157 और टाइम कितना 2 साल इसके। करके देखे जरा। क्वेश्चन नंबर 11 डायरेक्ट हो गया तो नहीं हुआ। चलिए, इसमें ना एक मसला है, सवाल की स्टेटमेंट में मसला है। वो ये मसला है कि आपका आंसर शायद 30 ईयर्स आया और उसने ये सवाल बनाया है ना, वो कहता है जी 10 साल तो लग गए ना डबल होने में, और उसके बाद 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। वो जो डबल होने में टाइम लगा है वो उसके अलावा बता रहा है। टोटल लगता है 4 गुना होने में 30 साल, 10 साल तो पहले लग चुके हैं, तो 30 में से 10 माइनस करके वो 20 साल आंसर दे रहा है। यानी आप अगर सिंपल करोगे, सम ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स। एक अमाउंट 10 सालों में डबल हो जाती है। कहता है 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले यहां से हमने रेट फाइंड किया होगा, मतलब यहां से हमने क्या फाइंड किया, रेट। टाइम गिवन है, मिसाल के तौर पर आपने P समझ लिया होगा x, A समझ लगा होगा 2x, और यहां से आपने फाइंड किया होगा रेट, क्योंकि टाइम यहां पर कितना है। यहां से आपने रेट फाइंड कर लिया 10%। ये तो पुराने डाटे को इस्तेमाल किया। अब अगर आपने क्वेश्चन करना है कि वो कहता है कि द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड बी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स किसका, x का। 4 टाइम किसका, 4। ये तो x कहां पर है, ये तो 0 पे है। 0 के बाद 10 साल लगे 2x होने में, और फिर वहां से आगे 4x होने में कितना टाइम लगेगा। असल सवाल ये है जिसका जवाब बताया हो। अब जब हमने इसको P रखा x, A रखा 4x, टाइम हमने फाइंड कर लिया, रेट रखा 10%, आपका टाइम आ रहा होगा 30 इयर्स। ये 30 इयर्स आ रहा है x से, मतलब आज से 30 साल। और सवाल की ऐसे रिक्वायरमेंट है जो सवाल के अंदर सही शो नहीं हो रही कि डबल होने में तो 10 साल लग गए, 4 गुना होने में 30 साल लगे, तो फिर डबल होने में ज्यादा कितना टाइम लगा, मजीद 20 साल। क्योंकि 10 साल पहले लग चुके हैं, 30 साल टोटल लगने हैं, तो मजीद आपके उसने सवाल का जवाब दिया होगा। अगर हम P2x रखेंगे तो फिर तो हमारा डायरेक्ट आंसर ही 20 साल आ जाएगा। ठीक है ना, P को आप 2x रखें, आप करें 10 साल के बाद डाटा, तो फिर हो जाएगा जी। इसमें सिंपल आपने क्या x जब 4 टाइम किया तो 30 इयर्स आया ना,
10 साल तो पहले गुजर चुके हैं दो गुना होने में, और 4 गुना होने में टोटल 30 साल लग रहे हैं। तो उसने कहा फर्दर कितने साल और लगे, डबल होने में 10 साल लग चुके हैं, 4 गुना होने में टोटल 30 साल लगेंगे, तो फर्दर कितना टाइम लगेगा, ये बेसिकली। लेकिन ये सवाल के अंदर क्लैरिटी नहीं है। आए जरा क्वेश्चन नंबर 5.12, ये कितने लोगों का हुआ है। अब देखो आइंदा से कोई भी क्वेश्चन ऐसा कि जिसको जो आपको लगे कि क्वेश्चन आपसे नहीं हो तो ये गलत बात होगी। आप हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि अभी ये पहला सवाल था, मुझे भी आइडिया था कि कौन सा क्वेश्चन आपसे होना है और कौन सा आपसे नहीं करना। आपने कोशिश जरूर करनी है, कम से कम उसके ऊपर आधा पौना घंटा लगाएं, अगर आपने आगे आने वाली जिंदगी अपनी आसान करनी है। वरना सवाल किए हुए को करना ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं है कि किया हुआ जिस तरह का मैं सवाल करूं वैसा सवाल दे दूं और आप कर लेंगे तो आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं। अच्छी बात यह है कि एक अनसीन और ना डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन करें, वो असल बात है। अब जरा गौर फरमाएं और आइंदा से ऐसी बात नहीं करनी कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा समझ लगा छोड़ दिया, गलत भी करके आना है। A total of 14,000 invested for a year at simple interest. आपने 14,000 रुपए इन्वेस्ट किया एक साल के लिए, 5% के हिसाब से पार्ट एट 5%। क्या मतलब होता है पार्ट एट 5%? कुछ पैसे 5% के हिसाब से, रेस्ट एट 6%, बाकी के 6% के हिसाब से। इसका मतलब है 14,000 के हमने 2 हिस्से कर दिए, कुछ 5% के हिसाब से इन्वेस्ट किए, बैंक में जमा करवा दिए, और बाकी को कहता है इफ 740 इज द टोटल इंटरेस्ट, कहते हैं अगर 740 हमें पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट मिला है। टोटल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, दोनों अमाउंट का या एक अमाउंट का, दोनों अमाउंट का। एक साल का इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं आता आपको, I = PRT। अब आपके पास 2 अमाउंट है, ये नहीं पता चल रहा कि 5% वाली कितनी अमाउंट है और 6% वाली। तो अल्लाह के बंदो सिंपल सी बात है, मैंने कह दिया कि 5% वाली अमाउंट X है, लेट कर सकता हूं ना, 5% वाली अमाउंट X है। अब तसल्ली से सोचना है, मेरे पास टोटल 14,000 है, मैंने X की अमाउंट 5% के हिसाब से इन्वेस्ट कर दी। निशा आपने बताना है बाकी मेरे पास कितने पैसे बचे जिसको मैंने 6% के हिसाब से इन्वेस्ट कर। बोलना नहीं है किसी और की आवाज ना आए, ये कॉमन सेंस वाला सवाल है। माजरत वैसे पूछ रहे तो फिर भी 14,000 टोटल पैसे हैं, मैंने आपको बता दिया कि 5% के हिसाब से कितने इन्वेस्ट किए मैंने X, रेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, तो बाकी कितने बच गए 700। 14,000 माइनस X, 14,000 टोटल है, उसमें से X निकाल दो। तो कैसे निकालते हैं, 14,000 माइनस X। तो आपके पास दूसरी अमाउंट भी आ गई 14,000 माइनस X, और इसका रेट क्या होगा पता चला या अभी भी नहीं। टोटल पैसे आपके पास 14,000 है, आपने उनके 2 हिस्से करने, एक को हमने लेट कर दी X, तो बाकी कितने बच गए 14,000 में से एक अमाउंट X हुई, तो बाकी कितनी बच गई 14,000 माइनस X। अच्छा इससे भी सादा बात कर लेते हैं, आपके पास 100 रुपए है, मैंने कहा जी 40 रुपया इन्वेस्ट कर दिया 5% के हिसाब से, बाकी कर दिया 6% के हिसाब से, तो बाकी आपने कैसे फाइंड करोगे 100 माइनस 40। तो अब उस 40 की जगह X है, 14,000 5% के, सॉरी X हो गया 5% के हिसाब से, 14,000 से बाकी कितने बच गए 14,000 माइनस X। इन दोनों का साल का इंटरेस्ट 740 है, दोनों का एक साल का इंटरेस्ट 700। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है PRT। तो अब देखिए मैं यहां पर आ जाता हूं, P आ गया X, दूसरे का P कितना आ गया 14,000 माइनस X, एक का रेट आ गया 5%, दूसरे का रेट कितना आ गया 6%, दोनों का टाइम कितना है
1। और कहते हैं दोनों का इंटरेस्ट प्लस करो तो कितना आना चाहिए 700। मतलब इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट किसके बराबर है? तो इंटरेस्ट का फार्मूला आता है PRT। इसका क्या आएगा? P कितना है मल्टीप्लाइड बाय R कितना है और टाइम कितना है प्लस इसका P कितना है 14,000 ब्रैकेट में लिखते होते हैं जब x के साथ डबल अमाउंट है हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। इनटू रेट कितना है 0.06, टाइम कितना है 1 इज इक्वल टू 7। और अगर आप लोगों को सही सही नजर आ रही है मैथ की इक्वेशन में एक अननोन है बस, तो सिंपल x सॉल्व फॉर x कर लो या इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास x का आंसर आ जाएगा। और जो x का आंसर आएगा वो किसकी इन्वेस्टमेंट है? भला 5% वाली या 6% वाली? 5% वाली। अच्छा 5% वाली आ गई 10,000, तो 6% वाली कितनी होगी? 4,000। 6% वाली कितनी होगी? तो टोटल 14,000 है। 10,000 को आपने 5% के हिसाब से इन्वेस्ट किया तो फिर 6% वाली कितनी आ जाएगी? ठीक होगी बात। ये तो आई कैप की थोड़ी सी मेहरबानी है कि आई कैप ना सवाल सीधे सीधे पूछता है। मिसाल के तौर पर अगर इसी सवाल के अंदर आई कैप पूछ लेना कि 6% वाली इन्वेस्टमेंट बताएं और नीचे आंसर में 10,000 भी हो, आधे लोग तो वैसे ही 10,000 निकल लगा कर आ रहे क्योंकि उनका एक्स 10,000 निकला है। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि आई कैप ने पूछा क्या। वो कहते हैं हम हैं जो कुछ है जो हमें आता है वही आई कैप है। फिर आई कैप भी कहता है ठीक है क्या पता, सवाल पढ़ के चलता है उसने पूछा गया है। हाँ जी x इज इक्वल टू आ गया 10,000 और ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है x 5% वाली और उसने कौन सी इन्वेस्टमेंट पूछी है? उसने कौन सी पूछी है इन्वेस्टमेंट? तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। 13 भी नहीं हुआ होगा, चलो जिसका नहीं हुआ वो देख ले, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है चीजें सेम है। अब ना थोड़े से अब इक्वेशन भी हमने पढ़ा, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा, मैथमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ा। अब तो इतना एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी कुछ ना कुछ तो दिमाग पर कोई वाइब्रेशन हुई होनी चाहिए जी। इफ अ सिंपल इंटरेस्ट, अब सवाल के साथ ना बात करनी है। इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम कोई अमाउंट 15 मंथ एट द रेट ऑफ 7.5%। अगर मैं इसकी बात करूं, वो कहता है सिंपल इंटरेस्ट कोई अमाउंट है, सर्टन सम पता नहीं कौन सी है, वो सर्टन सम है ये लो, एक एक्स की अमाउंट है 15 महीने के लिए इन्वेस्ट की 7.5% के हिसाब से। कहता है उसका सिंपल इंटरेस्ट एक्सीड कर जाएगा। एक्सीड कर जाएगा मतलब बढ़ जाएगा। किससे? सेम सम। अगर 8 महीने के लिए करो 12.5% के हिसाब से बाय 32.5, कहता है एक अमाउंट 7.5% के हिसाब से 15 महीने के लिए इन्वेस्ट करोगे, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर 8 महीने के लिए करो 12.5% के हिसाब से। दोबारा बताऊं या समय लग गई? देखिए एक अमाउंट है, पता नहीं कौन सी है, एक्स है। वो कहता है जी अगर इसको 15 महीने के लिए इन्वेस्ट करोगे ना, किस रेट के ऊपर? 7.5%। 15 महीने बैंक में रखवा दो 7.5% के हिसाब से, उसका इंटरेस्ट जो आएगा एक साल का, सॉरी 15 महीनों का, वो ज्यादा आएगा, एक्सीड कर जाएगा। कितना एक्सीड करेगा? 32 किससे एक्सीड करेगा? अगर वही अमाउंट सेम सम, वही अमाउंट कितने टाइम के लिए जमा करवाओ? 8 महीने के लिए। कितने रेट के पर? 12.5% के हिसाब से, क्योंकि रेट ज्यादा हो गया ना। तो अब अगर मैं इन दोनों का इंटरेस्ट की बात करूं, दो इंटरेस्ट हो गया ना, एक 15 महीना और एक 8 महीना, इन दोनों के इंटरेस्ट में फर्क कितना है भला? 32.5। याद रखें जब वो कहता ना ये अमाउंट इससे इतनी ज्यादा है, इसका मतलब है उनका डिफरेंस बता रहा होता है। दो तरीकों से कर सकते हो। अब हमारे पास दो बातें हो गई। अगर मैं इसको दोबारा बताने लगूं, कहता है सर्टन सम एक्स, पी आ गया उसका 15 महीने 15/12 आर 7.5
0.5%। कहता है इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो किससे एक्सीड कर जाएगा, सेम सम 8 महीने 12.5%, कितना एक्सीड करेगा 32.5। अब इसके इंटरेस्ट की बात को हम क्या लिख सकते हैं, I1 कह लो, इसके इंटरेस्ट को क्या कह ले I2। अगर हम कहें कि इन दोनों में फर्क क्या है 32.5, जो एक दूसरे से ज्यादा है तो इसका मतलब है वो उसका डिफरेंस है। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि छोटी वैल्यू में 32.5 ऐड करके बराबर लिख दो। इसमें बड़ा इंटरेस्ट किसका है, कौन सा एक्सीड कर रहा है, ये वाला, तो इसको पहले लिख दो माइनस इज इक्वल टू 32. सवाल तो हो गया। अब आप क्या करोगे, सिर्फ फार्मूला लिखना है PRT, PR इसको लिख सकते हैं 0.075, ये 7.5 को मैंने लिख दिया है, इसको 7.5% भी लिख सकते हैं ना, तो मैं 100 में डिवाइड करके लिख देता हूं डायरेक्टली, या आप लिख सकते हैं 7.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15 ओवर माइनस सेम सम मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या है 0.125 और टाइम क्या 8 बाय इज इक्वल टू 32.5। अब आपने सिंपल करना क्या है, इसको पहले हल कर ले अपने कैलकुलेटर पे, फिर इसको हल कर ले, आपस में माइनस करके उधर जाकर डिवाइड कर दें, तो x मेरे पास कितना आ गया 31। इसका मतलब क्या है कि 3120 अगर आप 15 महीनों के लिए इन्वेस्ट करते हो ना 7.5% के हिसाब से, और इसी अमाउंट को 8 महीने के लिए 12.5% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो ना, तो दोनों के इंटरेस्ट में फर्क कितना आएगा 32. और करके देख लो चाहे। चले जी इसको नोट करें जरा। हाँ जी क्लियर। ये अगर ये क्वेश्चन आप घर से करते ना तो ये बहुत अच्छा लगता आपको। मतलब अब कितने क्वेश्चन दिए थे 15। चले जी दूसरे सवाल पे आ जाए 14 पे। मेन जो चीज है ना, जो फार्मूला है वो इस्तेमाल होना है, बाकी अंग्रेजी हमने खुद सीखनी है। लिखा हुआ है सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर T years। कहते हैं कि अमाउंट है हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट की T years। T मतलब समझो 10 साल 15 साल 20 साल कुछ भी हो सकते। कहते हैं इट्स अमाउंट टू 400 एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट। कहते हैं वो अमाउंट 400 हो जाएगी कितने किस रेट पे, बट व्हेन इन्वेस्टेड 4% इट अमाउंट्स टू 200। कहता बताओ वो टाइम क्या है। एक अमाउंट ये बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हम सवाल करके आए थे कि एक अमाउंट 2 साल बाद इतनी हो जाती है, 3 साल बाद इतनी हो जाती है। अब वो टाइम उसने नहीं बताया, लेकिन ये हमें पता है कि हम उसका P बराबर रखते हैं। जब भी एक अमाउंट 2 डिफरेंट टाइम पे बताई हो ना तो हम क्या करते हैं, उसका P बराबर रखते हैं। तो पहले हम इसका 400 का P निकालें तो कितना आएगा A ओवर 1 प्लस, तो 400 ओवर 1 प्लस R इसका कितना है, और T का नहीं पता, टाइम तो फिर फाइंड करना है। दूसरे का P का फार्मूला क्या होगा A ओवर 1 प्लस 200 ओवर 1 प्लस रेट कितना है। 0.04। अब ये अमाउंट भी वही है, ये अमाउंट भी वही है, तो हम इसको बराबर रखकर इसका T फाइंड कर लेंगे। सॉल्व फॉर x कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 400 ओवर 1 प्लस 0.10 T इज इक्वल टू 200 ओवर 1 प्लस 0.04। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इसको सॉल्व फॉर x कर लो तो T आपके पास आ जाएगा कितना 50। क्लियर होगी बात। आगे चले फिर। अच्छा जो बंदा छुट्टियों वाले हैं उनको हमने लेक्चर ग्रुप में शेयर कर दिए पिछले दोनों ही,
तो वो उसके साथ 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 कवर करता जाए। चले जी अगला सवाल। ये सवाल तो आपको ना दोबारा दे दिया जाता है कि कल आपने एक दफा फिर करके आना है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे सवाल दिमाग खराब करने वाला सवाल है। और दिमाग खराब करने वाले सवाल का मतलब ये होता है कि बंदे को अगर समय लग जाए तो मजा भी बहुत आता है। तो इसलिए एक दफा आपने ये दोबारा करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि किस बुक से सवाल दिए थे। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा। क्या तो दोबारा करना है, कल करवाओ। एक दफा सारे लोग इसकी कोशिश करके आए। तो कल आपने ना, हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आज का। आप लोगों ने कल 19 तक क्वेश्चन करके आने, 19 तक, ठीक है। इसमें अच्छे अच्छे सवाल भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा सवाल है। ये तो बाकी तो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ये ना हो कि आप सवाल पढ़ो आपको समझ लगे आपने कहा जी नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जान मारनी है सवाल के ऊपर, पता चलना चाहिए कि सवाल में कुछ निकाला हुआ है। आप आगे आप चलते हैं, कल फिर ये क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। फर्दर कॉन्सेप्ट जो होता है उसको मैं कह रहा हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। अगर ये बात आज आपने समझ ली तो आपके लिए फाइनेंस बहुत आसान हो जाए। नहीं समझी तो फिर कल समझ लेना जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ना आपस में कोई गुफ्तगू नहीं करनी, 10-15 मिनट रहते हैं तो मैं चाहता हूं कि ये काम हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि सपोज दैट 0 कहते हैं आज को, टुडे, इसको बोलते हैं नाउ, टुडे। अगर आपने आज 1000 रुपया किसी को दिया, 1000 रुपया किसी को दिया, 1 साल गुजरने के बाद आपने उसको वापस लिया, तो इस 1000 की वैल्यू कितनी हो गई? 1200। अब आप उससे कितने पैसे मांगोगे? 1200, क्योंकि 1000 की वैल्यू 1200 होगी। अगर दूसरे लफ्जों में समझाऊं, अगर एक अच्छी मार्केट है, अच्छा मुल्क है जिसके अंदर ज्यादा चीजें फ्लक्चुएट नहीं करती, डिसिप्लिन के तहत चलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगले साल हर वो चीज 1200 की हो गई जो पिछले साल 1000 रुपए की थी। अब वो चीज ही 1200 की हो गई, तो इसका मतलब है वो 1000 भी कितना हो गया? 1200। तो इसका मतलब है अगर आपने किसी को 1000 रुपया दिया था तो साल पहले जो 1000 रुपए में चीज खरीद सकते थे, आज वो चीज 1200 में खरीदी जा सकती है। तो आपका इतना कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने 1000 के बदले 1000 लिया लेकिन चीजें महंगी हो गई, तो तब तो आपका नुकसान हो गया। पाकिस्तान के अंदर ये आजकल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी आ रही है, और शहबाज शरीफ की आए दिन वो तस्वीरें आ रही है कि जी हमने बड़ा मार्का मार लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना बहुत अच्छी बात होती है। इससे आपका जो चीजों की वैल्यू है ना वो ज्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि जितना ज्यादा रेट होगा उनकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगी। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा फ्यूचर वैल्यू कम होगी। तो जो चीजों की मार्केट वैल्यू है या पैसे की वैल्यू है उसके अंदर फ्लक्चुएशन कम आएगी। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं 23% पे चला गया था, अब आकर 13% आया। अभी भी चलो एक स्टेबिलिटी तो है, लेकिन हम तो दुआ करते हैं कि ये सिंगल डिजिट में आए। सिंगल डिजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी इकोनॉमी की निशानी होती है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं करते लोग, बल्कि पैसा अपना बैंक में जमा करवा देते हैं। लोग बिजनेस में पैसा नहीं लगाते। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है ना, लोग बैंक में पैसा रखवाने की बजाय क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। अब उस बिजनेस से रोजगार बढ़ेगा। पहले क्या होता था? अगर आप 100 रुपए बैंक में रखवाते थे, आपको पता है आपको साल बाद कितने पैसे मिले थे? 25 रुपए। और आप कितने मिलेंगे? 13 रुपए। तो आप क्या करोगे? 100 रुपए बैंक में रखवाने की बजाय क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, रोजगार बढ़ेंगे लोगों के, बिजनेस की फ्लरिश होगा, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। चलिए जनाब,
अगली बात हम करने लगे हैं कि अगर आपने आज 1,000 रुपया जमा करवाया या किसी को दिया तो वापस कितने होंगे? 1200। इसकी वजह यह है कि आज का 1000 1 साल बाद कितने का हो गया? 1200। अगली बात, अगर मेरे पास आज 1000 रुपया है, आज की बात कर रहा हूं, एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20%, 2 साल बाद की बात कर लेते हैं। मैंने पे कर दिया आफ्टर 2 ईयर रुपीज 900 paid. What will be the remaining amount? अब सुनिए, असल ये सवाल पहला कॉन्सेप्ट है। अभी आपने 1000 रुपया लिया, आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद 900 रुपया वापस पे कर दिया। कब पे किया? यहां पे आपने वापस दे दिए। कहता है बताओ बाकी कितने पैसे रह गए। अब पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग इस 1000 में से 900 माइनस करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पहला कॉन्सेप्ट, जब भी कोई अमाउंट प्लस करने लगो, माइनस करने लगो, कंपेयर करने लगो, जब भी दो अमाउंट्स फाइनेंस के अंदर प्लस करने लगो, माइनस करने लगो, कंपेयर करने लगो, पहले ये बात श्योर करनी है कि उसका टाइम सेम है या नहीं। अगर उसका टाइम सेम नहीं है ना, आप उसको प्लस माइनस कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैंने कहा जी मैंने आपसे 1000 रुपया लिया, 2 साल बाद मैंने आपको 900 वापस कर दिया, तो बाकी मेरा 100 रह गया, तो सवाल गलत है, क्योंकि 1000 किस दिन की वैल्यू है? 0। 900 किस दिन की बात हो रही है? 2 साल बाद। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि सपोज दैट आपके पास कुछ वेट है जी 5 kg 800 ग्राम। अगर मैं कह दूं कि मुझे टोटल वेट करके बताएं, तो कह सकते हो 508 805। 5 kg 800 ग्राम, इनको मैं प्लस करना चाहूं तो 5 जमा 800 805, ठीक है। ये क्या गलती है इसमें? यूनिट सेम नहीं है। तो याद रखें, रुपीज या मनी का यूनिट टाइम होता है। जब तक टाइम सेम नहीं होगा ना, आपने उसको कंपेयर नहीं करना। तो सबसे पहले आपने इस 1000 को उठाना है, इसको 2 पे लाना है। आगे लेकर जा रहे हो या पीछे? आगे जाओगे तो ए फाइंड कर लेना, फ्यूचर फाइंड कर लेना। पीछे कोई वैल्यू लेकर जाओगे तो पी फाइंड कर लेना। तो हमने 1000 को 2 साल के लिए 20% से फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर ली। कितनी आ गई? तो उस दिन उस लोन की वैल्यू 1400 बनती है। मैंने कितना पे किया? 900। तो बाकी कितना रह गया? 500। अगर मैंने उसी दिन देना है तो 500 दूंगा। अगर साल बाद देना है तो फिर वो फिर मजीद 1 साल की फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो असल फाइनेंस पढ़ना अब शुरू किया, पहले सिर्फ फार्मूले की प्रैक्टिस की है। फाइनेंस में होता क्या है कि कौन से पैसे को प्लस माइनस या कंपेयर किया जा सकता है। एक और सवाल बताता हूं जिससे और आपका क्लियर हो जाएगा। हम गए जी एक वॉशिंग मशीन खरीदने, जी वॉशिंग मशीन के ऊपर लिखा हुआ था नकद और आसान एक साथ। क्या आप नकद भी खरीद सकते हो, किस्तों भी बनवा सकते हो, या उधार में भी ले सकते हो। हमने भाई साहब से कहा जी वॉशिंग मशीन कितने की देंगे? वो कहता है कि जनाब 20,000 की। हमने वॉशिंग मशीन उठाई और कहा जी पैसे हम 2 साल बाद देंगे। वो कहता ठहर जा, अगर आपने 2 साल बाद पैसे देने तो फिर 20,000 नहीं है, फिर इसकी वैल्यू कुछ, वो कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू। आज की वैल्यू 20,000 है, अगर आपने फ्यूचर में पैसे देने हैं तो फिर ये वैल्यू नहीं है। वो हमें 3 ऑप्शन देता है। वो कहता है कि अगर आज पैसे देने हैं 20,000 दे दो,
अगर आफ्टर 2 ईयर देने हैं तो फिर मैं लूंगा जनाब 24,500। अगर आफ्टर 5 ईयर देने हैं, हमारे पास 3 प्लान है, अगर आफ्टर 5 ईयर देने हैं तो फिर आप दे दो 29,000। मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चल रहा है जी 10%। अब हमारे पास वो भाई साहब ने कहा कि अच्छा जी हमारा बच्चा कर रहा है सीए, उससे पूछते हैं, वो ऐसी बातें करता रहता है। उसने आपसे पूछा भाई इसमें मुझे कौन सी बेस्ट ऑप्शन लगती है, 20,000, 24,500 या 29,000। अब हम क्या करेंगे, 20,000 किस दिन की वैल्यू है, 24,500 और 29,000। हम इन तीनों वैल्यूज का एक टाइम करेंगे, तीनों वैल्यूज को एक टाइम। अगर फ्यूचर में लेकर जाना है तो सबका ए फाइंड कर लेंगे, और अगर जीरो पे लाएंगे तो बी फाइंड कर लेंगे। मतलब आगे लेकर जाएंगे तो ए, पीछे लेकर आएंगे तो पी, सबकी एक जगह पर वैल्यू चेक करेंगे कौन सी कम है और कौन सी ज्यादा है। जो कम होगी वो बता देंगे भाई ये आपको कम पड़ रही है। तो हमें कहां जाना चाहिए, फिलहाल पी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एक तो पी ऑलरेडी है, 2 फाइंड करने पड़ेंगे। दूसरा तरीकाकार क्या था, तीनों का किसी एक टाइम, सबका एक टाइम। 5 साल पे जाएंगे तो क्या करेंगे, 20,000 को भी 5 पे लेकर जाएंगे, 24,500 को भी 5 पे लेकर जाएंगे, और 29,000 पहले 5 पे है। ठीक होगी बात। तो जहां भी लेकर जाएंगे एक टाइम करेंगे तीनों ऑप्शंस का। चलो पी कर लेते हैं, टुडे का पी 20,000 है, 2 इयर्स वाला पी 24,500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10, और टाइम कितना है, तो ये तो पता है ना, कितना आ गया, 20,416। 5 साल वाला 29,000, वो ए ओवर 1 प्लस आर टी, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। कुछ लोग हमें परेशान होकर देख रहे हैं, वो वैसे परेशान है या सवाल की वजह से। रजा तभी ठीक है, कहीं समझ तो नहीं लग रही। 1 प्लस 0.10 इंटू 5, 19,300। जी क्या मशवरा दोगे चाचे को कि 5 साल वाले ऑप्शन ले, 2 साल वाली या आज वाली? 5 साल वाली ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है, 5 साल वाली उसके लिए ऑप्शन कि भाई 5 साल बाद पैसे देना। अच्छा इसके मैंने आफ्टर इफेक्ट्स बताता हूं, क्योंकि अभी आप ना छोटे हो, अभी आपको वो सारी बातें नहीं पता। आपकी चाची के पास 20,000 है, फिर भी आप उसे क्या कह रहे हो, पैसे कब देना, 5 साल बाद। अब सुने, क्योंकि जो फाइनेंस होता है ना, ये बड़ी अजीब सी चीजें होती है। सपोज दैट आप ना उन्हें कहते हो कि ठीक है जी 20,000 उनसे हम ले लेते हैं, और वो मशीन उसको 5 साल की उधार पर लेकर दे देते। अब हमने क्या किया, हमने 20,000 ले लिया, या उसके पास 20,000 है, लेकिन हमने उसको क्या कहा कि भाई अभी मशीन के अभी पैसे ना दो, 5 साल बाद देना। तो कहेगा ठीक है यार मेरे 20,000 खर्च हो जाएंगे। हमने कहा मार्केट में चल रहा है 20% रेट, आप ऐसा करो ये 20,000 ना बैंक में जाकर जमा करवा दो, वो आपको 10% रेट देगा, 5 साल बाद पैसे निकलवा देना। अब देखिए आज वो अगर 20,000 जमा करवाएगा, 5 साल बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे, तो क्या फाइंड करें, ए या पी? ए फार्मूला लगाएंगे तो पी इंटू 1 प्लस 20,000 इंटू 1 प्लस 0.10, टाइम है 5 साल, कितना बना, 40,000। कितना 40,000 पूरा 40,000 तो नहीं बने, 10% की रेट, 10% रेट है। 30,000 अब वो चाचा क्या करेगा, 30,000 बैंक से लेकर 29,000 दे देगा मशीन वाले को, 1,000 उसका फायदा हो गया। क्या 19,000? ओ भाई उसने 5 साल के बाद पैसे देने तो 29,000 देने हैं। देखो आपने बताओ
वो इधर आओ परेशान नहीं, वो इधर। और ये तो आपको औकात के हिसाब से मैंने अमाउंट लिया है, बिजनेस में करोड़ की बात होती है, तो मैं करोड़ की बात करता तो फिर आपने कहना जीरो कितने आते हैं, तो इसलिए मैंने हजारों में बात की। पहले जरा खामोशी, बात हुई थी 20,000 थे, हमारे पास 3 ऑप्शन थे। हमने देखा कि आज ही पैसे दे दे, 2 साल बाद 24,500 दे दे, या 5 साल बाद 29,000 दे दे। ओके, अब हमने सबसे पहले इनका सबका टाइम सेम किया। हमने देखा कहां पर सबसे कम वैल्यू बन रही थी, 5 साल वाली। हमने कहा कि ठीक है जी, हम आपको 5 साल बाद पैसे देंगे, आज नहीं देते। तो 5 साल बाद फिर कितने देंगे? 19,000 देंगे 5 साल बाद। आज 20 देंगे और 5 साल बाद 19 देंगे। 5 साल बाद कितने देंगे? अब हमें कैसे फायदा नजर आया कि 20,000 तो कम तो 20,000 था, 29,000 कैसे कम नजर आया? हम वो 20,000 इसको देने की बजाय किस में जमा करवा रहे हैं? बैंक में। बैंक हमें 10% के हिसाब से रेट देगा, क्योंकि मार्केट का रेट 10% है। हमने 5 साल बाद बैंक हमें कितने वापस करेगा? 30,000। और हम कितने देंगे? 29। हमें 1,000 का मुनाफा हो जाएगा। तो इसलिए हमने जब भी कोई पेमेंट करनी हो या पैसे लेने हो, अगर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है? टाइम बराबर करना है। टाइम बराबर करके हम देखेंगे कि हमें किस वैल्यू पे कम या ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। ठीक होगी बात? तो कल इंशाल्लाह यहां से स्टार्ट करेंगे। आपने 90 तक क्वेश्चन करने हैं और कल का कॉन्सेप्ट ये वाला है।